बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के हम पहले 4 टॉपिक्स कर चुके हैं, वो आप इसी प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अभी हम जो है वो 5वां टॉपिक करते हैं। ठीक है, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का तस्फ़िया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का तस्फ़िया बैनुल-अक़वामी कानून का एक अहम जुज़्व है, जिसका मकसद रियासतों या बैनुल-अक़वामी अदारों के दरमियान तनाज़ात को मुख्तलिफ़ पुरअमन तरीक़ों से हल करना है। तनाज़ात के हल के लिए दस्तयाब तरीक़ों को आप जो है वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है नेगोशिएशन, मुज़ाकरात। मुज़ाकरात एक बराह रास्त गुफ्तगू है जो तनाज़ा में शामिल फ़रीक़ैन के दरमियान होती है, 1 बाई 1, जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया, इसराइल और जो है फ़लस्तीन। ठीक है, इसका मकसद एक मुआहदे तक पहुंचना है। अगर हम देखें तो जहां फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़, मफ़ादात, मुमकिना समझौतों का इजहार करते हैं, कामयाब मुज़ाकरात अक्सर बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल की तरफ ले जाते हैं। अब इस नेगोशिएशन के फ़वाइद क्या होते हैं? ये जो एक सेटलमेंट का तरीका है, यानी एक जो तनाज़ात को हल करने का पहला तरीका जो है नेगोशिएशन, मुज़ाकरात, उसके फ़वाइद क्या हैं? पहली तो बात है फ़्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है, यानी फ़रीक़ैन को नताइज को शक्ल देने की आज़ादी होती है। फिर बराह रास्त कंट्रोल होता है दोनों फ़रीक़ैन का, हर फ़रीक़ अमल और हतमी मुआहदे पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता। और फिर कम लागत होती है, इसमें कम आपके जो मामलात होते हैं, अखराजात कम आते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर बाकायदा तनाज़ा हल करने के तरीक़ों से कम महंगा और तेज़ है। इसमें टाइम भी बचता है, किसी और को आपने डालना है, उससे टाइम लेना है। ठीक है, तो स्टेट लेवल पर आपको पता है थोड़ा सा पूरा हर एक स्टेट का अपना अपना एक सिस्टम होता है, तो इसके ये फ़वाइद होते हैं। दूसरा अहम तरीका जो है वो है मेडिएशन। ठीक है, यानी सालसी, जो सालस का किरदार है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के जो है इसमें सालसी के तौर पर अमेरिका आ सकता है, बरतानिया आ सकता है, सऊदी अरब आ सकता है। तो दूसरा जो सेटलमेंट का एक तरीका है वो है किसी भी तनाज़े को सेटल करने का, वो है मेडिएशन। ठीक है, मेडिएशन क्या है? एक गैर जानबदार तीसरी पार्टी तनाज़ा में शामिल फ़रीक़ैन की मदद करती है कि वो एक हल तलाश करें, सालसी बातचीत की सहूलत फ़राहम करती है। ठीक है, मसाइल की निशानदही करती है और हल की तजावीज़ पेश करती है, लेकिन फ़ैसले को नाफिज नहीं करती। ठीक है, यानी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें और सऊदी अरब इसके अंदर एज ए मीडिएटर रोल अदा करता है, तो वो दोनों को बाहर से देख रहा है, दोनों के वो मसाइल को समझता है। वरना पाकिस्तान को लगेगा कि शायद मेरा ये मामला मैं सही हूँ, इंडिया कहेगा मैं भी सही हूँ। तो जो सालिस होता है वो बेहतर तरीके से दोनों के व्यू पॉइंट्स को जज कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, लेकिन वो फ़ैसला करने की ताकत नहीं रखता। तो इसके फ़वाइद भी हम देखते हैं। इसके फ़वाइद हैं गैर पाबंद, यानी फ़रीक़ैन को किसी भी तजवीज़ को कबूल या मुस्तरद करने का हक़ हासिल होता है। यानी अब पहले तो वो जो है एक दूसरे के साथ जब बात कर ली फिर वो करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे तो फ़रीक़ जो है, कोई भी फ़रीक़ है वो पाबंद नहीं है, यानी उसके पास एक तरह से गैर पाबंद है वो। दूसरा है ताल्लुकात की बहाली, सालसी बाहमी तावन और समझ बूझ को फ़रोग़ देकर सफ़ारती ताल्लुकात को बरकरार रखने में मदद करती है। ये इसका बहुत बड़ा है। तीसरा जो हमारे पास इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी सेटलमेंट का तरीका है वो है इंक्वायरी, तहकीकात। ठीक है, अगर हम इसकी बुनियादी तारीफ़ में जाएँ तो तहकीकात एक तनाज़ा के हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करती है, अक्सर गैर जानबदार अदारे या बैनुल-अक़वामी तंजीम के ज़रिए की जाती है। UN की तंजीमें हैं जो वहाँ पे जाके तहकीकात करती हैं, इंक्वायरी करती हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद मुतल्लिक़ा मालूमात जमा करना और मसाइल को वाज़ेह करना है, जो फ़रीक़ैन को एक हल तक पहुँचने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो अमल में अगर हम देखें इसका प्रैक्टिकली, तो तहकीकात को फ़रीक़ैन की बाहमी रज़ामंदी से शुरू किया जा सकता है या बैनुल-अक़वामी इदारे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए हुक्म दिया जा सकता है। ठीक है,
اگر اس کے ہم کنسیکوینسز یا نتائج کی بات کریں تو تحقیقات کے نتائج قیمتی بصارت فراہم کر سکتے ہیں، اگرچہ ان پر فری کیمپ پر پابند کرنے کی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک طرح سے قیمتی بصیرت آنے والے وقت میں بہتر طریقے سے اس پر سوچ وچار کی جا سکتی ہے۔ جو چوتھا طریقہ ہے ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ کا، وہ ہے سیٹلمنٹ بائی دا یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے ذریعے تصفیہ۔ تو اقوام متحدہ کا کردار اس میں اگر ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ بین الاقوامی تنازعات کے پرامن تصفیے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر اس کی مختلف تنظیموں، خاص طور پر سلامتی کونسل، سیکیورٹی کونسل اینڈ جنرل اسمبلی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان دونوں فورمز پر؟ اقوام متحدہ مذاکرات، ثالثی اور تحقیقات کی سہولت فراہم کر سکتی ہے، وہی جو تینوں میتھڈز ہم نے پیچھے کیے تو وہ فراہم کر سکتی ہے۔ یہ مخصوص تنازعات کے لیے امن قائم کرنے کے مشنز یا خصوصی کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے، جیسے ابھی اسرائیل لبنان پہ حملہ کر رہا ہے یا کہیں بھی کوئی تنازع ہے تو اقوام متحدہ وہاں پہ اپنا مشن بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اقوام متحدہ کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کس طرح کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کے پاس طریقے وہی جو تینوں پہلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اب ہم قرارداد کی بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ کی طرف سے منظور کردہ قراردادیں قانونی طور پر بند نہیں ہوتی، لیکن ان کا سیاسی ویژن اور اخلاقی یعنی مورل جو ہے نا وہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانچواں طریقہ ہے مفاہمت، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کنسیلیشن، ٹھیک ہے۔ تو مفاہمت میں ایک غیر جانبدار تیسری پارٹی کی تقرری شامل ہوتی ہے جو مسائل کا معائنہ کرتی ہے اور حل کی تجویز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مفاہمتی کا کردار ایک حل کی تجویز دینا ہے، نہ کہ کسی کو نافذ کرنا، یعنی وہ کوئی چیز اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ ایک کنسیلیٹر کے طور پر وہاں پر مسائل کا معائنہ کرتا ہے، اس کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، سکلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے مطابق دیکھتا ہے اور جو مسئلہ ہے، جو تصادم ہے جہاں پر اس کا تصفیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی خصوصیات یا کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں کہ اس میں افریقین جو ہیں وہ غیر پابند ہوتے ہیں کہ وہ مفاہمتی کی تجاویز کو قبول کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ غیر پابند ہے اور غیر رسمی ہوتا ہے یہ، یعنی یہ عمل عموماً ثالثی یا عدالت کی کارروائیوں کی نسبت کم رسمی ہوتا ہے۔ اور نتیجہ اس میں اگر ہم دیکھیں کنسیکوینسز تو مفاہمت زیادہ دوستانہ حل کی طرف لے جا سکتی ہے، جبکہ دوسرے حریف طریقے زیادہ حریفانہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چھٹا اس کے اندر جو ہے وہ آربیٹریشن ہے، یعنی ثالثی، یہ بھی اس کا ایک ترجمہ اردو ثالثی بنے گا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آربیٹریشن اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا میڈیشن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم آربیٹریشن کی بات کریں گے، یعنی اس میں ہم جو ثالثی کی بات کریں گے آربیٹریٹیو ہوگا، اس کی نیچر جو ہے آربیٹریٹیو ہوگی، یعنی آربیٹریشن۔ ثالثی ایک رسمی تنازع حل کرنے کا عمل ہے جہاں فریقین اپنے تنازع کو ایک یا زیادہ ثالثوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ایک پابند فیصلہ کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی عدالتی شکل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتی ہیں چیزیں۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ معاہدہ کی ضرورت فریقین کو ثالثی کرنے کے لیے رضامند ہونا چاہیے اور اکثر وہ قواعد اور طریقہ کار پہلے سے طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے نا خصوصیت ہے۔ پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پابند نتیجہ ہے، یعنی اس کے جو ڈیسیجن ہے وہ انفورسیبل ہے، ثالثوں کی جانب سے دی گئی فیصلہ یعنی ایوارڈ فریقین پر قانونی طور پر پابند ہوتی ہے۔ اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اس کا پہلا فوائد ہے کہ اس کے اندر مہارت، پہلا فوائد، یعنی ثالثوں کا انتخاب ان کی متعلقہ شعبے میں مہارت کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اس میں فلیکسبلٹی ہے، یعنی لچک ہے، فریقین ثالثی کے مقام، زبان اور قانون کو منتخب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آربیٹریشن جو ثالثی ہے اس کے اندر یہ فوائد ہے۔ اور جو سیونتھ میتھڈ ہے وہ ہے دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ عام طور پر پریکٹس ہوتا ہے جو عالمی جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ہے نا اس کے لیے اسٹیٹس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں۔ ابھی اسرائیل جس طرح سے نسل کشی کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے فلسطین کے اندر پچھلے 1 سال سے، تو ساؤتھ افریقہ اور دوسرے جو اس کے ساتھ تھے الائز جو سمجھتے تھے کہ اسرائیل وہاں پہ نسل کشی کر رہا ہے، وہ اقوام جو ہے نا بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کورٹ آف جسٹس نے ایک وہاں پہ ایک تجویز بھی دی تھی۔
अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी अदालती इदारा है जो रियासतों के दरमियान कानूनी तनाज़ात को हल करने में और कानूनी सवालात पर मशावरती आरा फराहम करने के लिए कायम किया गया। ठीक है, अब इसका इख्तियार क्या है? तो इसका इख्तियार ये है कि इन केसेस का फ़ैसला करता है जो रियासतों ने पेश किए होते हैं, ये अदारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिन्होंने इसके इख्तियार को यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो इसका इख्तियार बनता है, ठीक है, यानी जो मुतनाज़ा केस है अगर इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है तो ये उन पर फैसला करता है। फिर ये इसका इख्तियार है कि मशावरती आरा, ठीक है, तो कंसल्टेशन ओपिनियन जो है वो ये दे सकता है। अदालत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और ख़ुसूसी एजेंसियों को कानूनी आरा फराहम करती है। ठीक है, यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा को और उससे रेलिवेंट जो मुंसलिक अदारे हैं, उसके 5-6 अदारे हैं, उनको भी ये एक कानूनी तजवीज़ आरा पेश करता है, लीगल असिस्टेंस देता है। फिर ये किस तरह से अमल करता है? केस अदालत के सामने पेश किए जाते हैं जहाँ कानूनी दलाइल दिए जाते हैं, शवाहिद पेश किए जाते हैं और एक पाबंद फैसला जारी किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं इसका आपको रिव्यू दे देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया। हमारा जो टॉपिक था वो इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक नंबर 5 है और इसका नाम है द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर डिस्प्यूट है, ठीक है, इसी तरह आप अगर देखें तो मिडल ईस्ट में पैलेस्टाइन इशू है। तो यहाँ पे हमने पहले तो डिस्प्यूट के बारे में जाना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कौन कौन से हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी। फिर इसके मेथड्स हमने डिस्कस किए। नेगोशिएशन था, यानी मुज़ाकरात, दोनों फ्रीकैन बिना किसी को डाले मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसके फ़वाइद हैं, लचकदार होता है, बराह रास्त कंट्रोल होता है, कम लागत आती है। दूसरा मेथड था मीडिएशन, यानी मुआवनत, सालसी या मुआवनत। इसके अंदर गैर जानबदार जो तीसरी स्टेट है या अदारा है, स्टेट ही होती है मोस्टली, वो दोनों के दरमियान जो है ना उनकी रजामंदी से उनको बेहतर फ़ैसला देती है लेकिन नाफिज नहीं करती। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये गैर पाबंद होता है और इसमें ताल्लुक़ की बहाली होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तीसरा था इंक्वायरी, यानी तहकीकात। तहकीकात में ये होता है कि एक तनाज़े के अंदर जो है हक़ाइक़ की जांच पड़ताल की जाती है, उसके लिए बैनुल अक़वामी तंजीम कोई हायर की जाती है या वो वहाँ पे आती है। इसका मकसद होता है कि मसाइल को वाज़ेह करना, सच की तरफ जाना, हक़ाइक़ को जानना, और इसका तरीक़ाकार बैनुल अक़वामी अदारा यानी अक़वाम मुत्तहिदा जैसे है वो तहकीकात करता है। और नतीजा ये होता है कि इसमें जो अफ्रीकन हैं वो पाबंद नहीं होते कि उसको मान लें, लेकिन काफ़ी हद तक उस मसले पर कीमती बसारत मिलती है। ठीक है, फिर चौथा है यूनाइटेड नेशन के ज़रिए। और ये पहले तीनों मेथड जो हैं, यानी हमने देखा था इंक्वायरी था, फिर हमने देखा था मीडिएशन था और नेगोशिएशन था। ये तीनों के ज़रिए ही इन्हीं को बरोकार लाकर चौथा तरीका जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा सेटलमेंट करता है। और उसका तरीका जो होता है वो आप कह लेंगे वो मिशंस या कोई कमीशन बनाता है, वो इस पर काम करता है इन तीनों तरीक़ों के ज़रिए ऊपर, और इक़रारदाद के ज़रिए भी कर सकता है। पाँचवा है मुफ़ाहमत, यानी कोई एक तीसरी पार्टी होती है वो उनके मसाइल को मुआयना करती है और हल तजवीज़ करती है, लेकिन यहाँ पर भी वो नाफिज़ नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक तजवीज़ दे सकती है। और ये भी गैर पाबंद होता है, गैर रस्मी होता है। फिर हमारे पास छठा था आर्बिट्रेशन, यानी सालसी। ये एक पाबंद फ़ैसला होता है जो कि किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए फ्रीकैन जो है वो एक या एक से ज़्यादा सालिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुआहदे की ज़रूरत होती है, मुआहदा किया जाता है, पाबंद नतीजा होता है, जो भी फ़ैसला होता है उसको फिर मानना पड़ता है। और फिर सातवां था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये ज़्यादा प्रैक्टिस में होता है, इसको भी आपको पता ही कि इसमें भी पैलेस्टाइन जेनोसाइड जो था, नस्ल कशी थी, वो साउथ अफ्रीका से लेकर गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसलिए पाकिस्तान के भी अगर आपको पता है 1-2 इशूज़ हुए थे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही वहाँ पे डिसीजन होगा। चलें, थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ कीप गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट छठा टॉपिक जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।